Hello and welcome to Income Tax Group. We were discussing about the valuation of perquisite और perquisite के अंदर हमने वैल्यूएशन करना सीख लिया रेंट फ्री एकोमोडेशन का और मोटर कार अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है तो उसका वैल्यूएशन कैसे करता है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो जल्दी से पहले ये वाला वीडियो देख लीजिए दोनों। और उसके बाद आज हम जो पढ़ने वाला एक छोटा सा टॉपिक है ये भी वैल्यूएशन का ही है, लेकिन किसकी वैल्यूएशन? वैल्यूएशन ऑफ द डोमेस्टिक सर्वेंट। अगर सर्वेंट को प्रोवाइड किया जाता है उस केस में वैल्यूएशन कितनी रहेगी, कितना टैक्स लगेगा, कितनी वैल्यू को हम पार्ट मानेंगे सैलरी का, उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, और कितने वैल्यू को हम सैलरी का पार्ट नहीं मानेंगे, इट मींस वो सैलरी में ऐड नहीं होगा। तो हमने एक टेबल बनाई है, बट अनफॉर्चुनेटली ये पेज की वजह से आधा जो ऊपर का हिस्सा ये इधर आ गया, बाकी का हिस्सा नीचे की तरफ है, अगले पेज पे है। तो सबसे पहले बात नेम ऑफ द सर्विस। नेम ऑफ द सर्विस में तो क्या रहेगा बेटा? डोमेस्टिक सर्वेंट। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं नेम ऑफ द सर्विस में सबसे पहले क्या आएगा? डोमेस्टिक सर्वेंट। डोमेस्टिक सर्वेंट। अब टैक्सेबिलिटी ऑफ रीइंबर्समेंट, अब दो चीजें हो सकती है, या तो एम्प्लॉयर आपको डोमेस्टिक सर्वेंट दे सकता है कि आप सर्वेंट ही दे दिया, उसने फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी, या फिर आप एक डोमेस्टिक सर्वेंट अपने आप घर पे रख लो और वो सर्वेंट आपका पूरा काम करेगा। अब आप क्या करोगे? महीने के एंड में जाके बिल अपने एम्प्लॉयर को दे दोगे और एम्प्लॉयर क्या कर देगा? उसको रीइंबर्स कर देगा। तो ये जो रीइंबर्समेंट होते हैं सब एम्प्लॉय, ऑल एम्प्लॉय के केस में टैक्सेबल होती है। किसी भी ऐसा नहीं है कि किसी भी एम्प्लॉय को अगर रिइंबर्समेंट मिला है तो सब एम्प्लॉय के हैंड में वो टैक्स हो जाएगी अंडर हेड सैलरी। लेकिन अगर फैसिलिटी प्रोवाइड करी, फैसिलिटी मतलब आपको कुछ सैलरी का रिइंबर्समेंट नहीं करा, उसने खुद नौकरी प्रोवाइड कर दी, सर्वेंट ही प्रोवाइड कर दिया, तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के केस में ही वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के केस में ही टैक्सेबल होता है, अदरवाइज टैक्सेबल नहीं होता। तो जो फैसिलिटी, जबकि मैंने बताया था जब फैसिलिटी रहती है वो हमेशा स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के केस में टैक्सेबल होता है, बाकी केस में नहीं रहता। अगर रीइंबर्समेंट रहता तो सब एम्प्लॉय, ऑल एम्प्लॉय, क्योंकि जब शुरू के आप वीडियो देखोगे जहां पे परक्यूजिट हमने शुरू किया था तो तीन केस बताए थे। जब इन द टैक्सेबल परक्यूजिट इन द हैंड ऑफ ऑल एम्प्लॉय, टैक्सेबल परक्यूजिट इन द हैंड ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय एंड टैक्स फ्री परक्यूजिट इन द हैंड ऑफ ऑल एम्प्लॉय। तो जो टैक्स फ्री वाला तो आप छोड़ दो, जो टैक्सेबल की बात करें तो टैक्सेबल में जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं वो सिर्फ बात कर रहे हैं हम फैसिलिटी की। अगर इन द फॉर्म ऑफ फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाएगी तो वो टैक्सेबल रहेगा इन द हैंड ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय ओनली। बट अगर रिइंबर्समेंट हो रहा है तो इन द हैंड ऑफ ऑल एम्प्लॉय। तो परक्यूजिट की वैल्यू कितनी होगी? परक्यूजिट की वैल्यू कुछ नहीं, अगर जितना ये रिइंबर्स किया है, जितना भी एसएससी में रिइंबर्स किया है, एम्प्लॉयर ने रिइंबर्स किया तो पूरी की पूरी वैल्यू रहेगी। इन द केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय वो भी जो सेम उसकी जो वैल्यू एम्प्लॉयर के लिए पड़ रही है वो सब वैल्यू रहेगी। परक्यूजिट की वैल्यू वही रहेगी, जो रिइंबर्समेंट की वैल्यू है, जो खर्च की वैल्यू माइनस कर देंगे। अगर कोई भी चार्ज एम्प्लॉयर ने पे किया, कोई भी मनी अगर एम्प्लॉय ने पे किया है, तो ये आपको पहले भी हमने बहुत सारे केसेस में देख लिए होंगे कि जो एम्प्लॉय का पैसा है अगर उसने पे किया है तो उसको हम माइनस कर देते हैं। वही सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है बेटा, एक बार मैं आपको जो रहे थे, डोमेस्टिक सर्वेंट को टैक्स करेंगे इन केस ऑफ ऑल एम्प्लॉय, अगर ये क्या है? रीइंबर्समेंट है तो, रीइंबर्समेंट है तो। बट स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हाथ में टैक्स कब होगा? जब ये एज ए फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी है, एज ए फैसिलिटी प्रोवाइड कर। तो द एक्चुअल कॉस्ट शैल बी द टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी पेड बाय द एम्प्लॉयर। जो टोटल कॉस्ट रहेगी, वैल्यूएशन रहेगी परक्यूजिट की, वो एक्चुअल कॉस्ट रहेगी जो सैलरी पे करी एम्प्लॉयर ने, एज रिड्यूस्ड बाय एनी अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉय फॉर सच सर्विस। द प्रोविजन ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट, डोमेस्टिक सर्वेंट के अंदर सिर्फ डोमेस्टिक सर्वेंट, अकेला डोमेस्टिक सर्वेंट जो काम करने के लिए नौकर है वो काम नहीं आता, उसमें स्वीपर भी आता है, गार्डनर भी आता है, वॉचमैन भी आता है, और भी पर्सनल अटेंडेंट सब उसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो ये आपको बात ध्यान रखना है कि डोमेस्टिक सर्वेंट में सिर्फ और सिर्फ एक नौकर नहीं आता। एक छोटा सा केस लेके करते हैं, एक एग्जाम्पल लेके करते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे राम और श्याम, मिस्टर राम है, मिस्टर श्याम है, वर्किंग कर रहे हैं एक काम अल्फा लिमिटेड में। सैलरी एज फिक्सेशन नॉर्म द फॉलोइंग परक्यूजिट ऑफर्ड। मिस्टर राम को हु एंगेज्ड ए डोमेस्टिक सर्वेंट पर 10,000 पर मंथ। मतलब मिस्टर राम ने एक नौकर रखा है, कितने में? 1,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से, ठीक है। एंड एम्प्लॉयर रीइंबर्स द इंटायर सैलरी पेड, एम्प्लॉयर उसका रीइंबर्स करता है, एम्प्लॉयर उसका जो जितना भी खर्चा है सर्वेंट का वो रीएम्प्लॉय करता है। द डोमेस्टिक सर्वेंट
₹1000 पर मंथ पूरा का पूरा रिम्बर्स कर देता है। ऐसा नहीं है कि राम को कुछ भी देना नहीं पड़ता, तो पूरा का पूरा रिम्बर्स कर देता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये क्या है, रिम्बर्समेंट। और रिम्बर्समेंट किसके केस में टैक्सेबल होता है? सब इम्प्लॉय, जितने भी इम्प्लॉय है। तो राम क्या है, राम भी तो एक इम्प्लॉय है, जो कि इसमें दिखा दोनों वर्क कर रहे हैं इसके लिए, तो राम भी तो इम्प्लॉय है। तो इस केस में टैक्सेबल रहेगा। और कितना रहेगा? वैल्यूएशन परक्यूजेट, परक्यूजेट वैल्यूएशन कितनी रहेगी बेटा? तो एक महीने के ₹1000 पे कर रहा है, तो 12 महीने, एक साल के कितने हो जाएंगे? ₹12,000 पर क्यूजिट की वैल्यू हो जाएगी। दिस इज द आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। यही पूछा था इसके अंदर। यू आर रिक्वायर्ड टू कमेंट ऑन द टैक्सेबिलिटी ऑफ द बो इन द हैंड ऑफ मिस्टर राम एंड मिस्टर श्याम। चलो अब श्याम की बात कर लेते हैं। मिस्टर श्याम ही हैज प्रोवाइडेड डोमेस्टिक, ही वाज प्रोवाइड डोमेस्टिक सर्वेंट ₹1000। मिस्टर श्याम को भी एक डोमेस्टिक सर्वेंट मिला, और वो भी कितना है? ₹1000 पर मंथ एज पार्ट ऑफ हिज रेम्यूनरेशन पैकेज। उसका सैलरी का पैकेज में ये है इंक्लूड, ऑलरेडी इंक्लूड है ₹1000 इज पार्ट ऑफ रेम्यूनरेशन, पार्ट ऑफ सैलरी। इसका मतलब ये हुआ कि मिस्टर श्याम को कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है सर्वेंट को। कौन पे करेगा? एम्प्लॉयर ही पे करेगा। कुछ रिएम्बर्समेंट की कुछ भी जरूरत नहीं। इसका मतलब क्या हो गया कि फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी, और अगर फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी तो ये टैक्सेबल होगा किसके हैंड में? सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हैंड में। तो क्या मिस्टर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है मिस्टर श्याम? देखा जाए तो मिस्टर राम एंड मिस्टर श्याम, देखते हैं कि लिखा है क्या किधर। मिस्टर राम एंड श्याम वर्किंग इन दिस कंपनी, सैलरी फिक्स कर दी, कोई पता नहीं कितनी सैलरी है। द अबव परक्यूजिट आर ऑफर्ड, ऑफर कर दिया राम का, तो ये केस था। श्याम का केस ये था एट द पार्ट ऑफ रेम्यूनरेशन। यू आर रिक्वायर्ड टू कमेंट ऑन द टैक्सेबिलिटी ऑफ द अबव इन द मिस्टर राम एंड मिस्टर श्याम हु आर नॉट स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। ये यहाँ पे मेंशन है बेटा कि दोनों ही स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नहीं है। बट मिस्टर राम के केस में, जबकि क्योंकि मिस्टर राम के केस में उसने एक रिम्बर्समेंट हुआ है, तो रिम्बर्समेंट में स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का होना कोई जरूरी नहीं है। बट मिस्टर श्याम के केस में फैसिलिटी प्रोवाइड करी है सर्वेंट की, इसलिए उसको रिम्बर्समेंट नहीं, एक फैसिलिटी है, वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होना चाहिए। जबकि स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नहीं है, तो उसके ऊपर नाम पे कोई भी टैक्स नहीं आएगा, परक्यूजिट की वैल्यू नील रहेगी इस केस में। वही इस आंसर में दिखा है। मिस्टर श्याम राम एक एम्प्लॉय है जो रिम्बर्स करता है अमाउंट स्पेंड ऑन सैलरी बाय मिस्टर राम, देन टोटल एक्सपेंस विल बी कंसीडर परक्यूजिट इन द हैंड ऑफ मिस्टर राम विल बी टैक्सेबल। जबकि डोमेस्टिक सर्वेंट इज नॉट एंगेज्ड बाय द एम्प्लॉय बट इज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, सच बेनिफिट आर taxable as perquisite under section this only in case of specified employee. Since Mr. Sham is not the specified employee, no perquisite will be taxable. होप करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज जरूर कमेंट सेक्शन में जाके बताइए मुझे क्यों समझ में नहीं आया, और कहाँ पे कुछ अगर डाउट है तो हम एक एग्जांपल लेकर और कर सकते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और नोटिफिकेशन लेने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। और अगर आपको समझ में आया और आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन को भी प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और अपना पढ़ाई करते रहिए।